बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बने हैं, इसमें यह बात गले नहीं उतरती कि इतना बवाल महज सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हुआ है, या फिर यह मानकर चले कि छात्रों का आंदोलन कट्टरपंथियों के हाथ चला गया, जिसने देश को सेकुलर से इस्लामिक कंट्री बनाने की ठान रखी है। लेकिन इन्हें इतनी ताकत आखिर कहां से मिल रही है? क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश में सरकार का तख्ता पलट करा दे? मौजूदा सरकार का इतना विरोध बढ़ जाए कि भागकर किसी और देश में शरण लेनी पड़े, जैसा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को करना पड़ा। और अब भारत सरकार से यहां की आम जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं, आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आरक्षण किसी भी देश का बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि सरकार का तख्ता ही पलट जाए और यहाँ के छात्र किसी एक मजहब के लिए कट्टरपंथ का रास्ता चुन ले। जी हाँ, ये सोचने में तो असंभव सा लगता है, लेकिन आज ऐसा ही बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जिससे ये साफ होता है कि छात्रों को बैक सपोर्ट देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का डीप स्टेट ही है। आप ये मान लीजिए कि बढ़ता हुआ भारत डीप स्टेट के निशाने पर है, हालांकि कोई पुख्ता सबूत किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीप स्टेट को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के वेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी। इसकी वजह साफ है, शेख हसीना की सरकार और भारत के संबंध शुरू से ही बहुत बेहतर रहे। ऐसे में अमेरिका की बाइडेन सरकार को बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस तैयार करना था, जिससे भारत के साथ साथ वो चीन पर भी नजर रख सके। लेकिन शेख हसीना ने इस प्रस्ताव से पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिसके चलते ही इतना बड़ा तख्ता पलट देखने को मिला। डीप स्टेट की चाल एकदम सटीक बैठी। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले तो बांग्लादेश की सरकार गिराई जाती है, फिर भारत में अडानी का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अडानी के मुद्दे इस बार इतनी आग नहीं पकड़ पाए जैसा कि पिछले बार हुआ था, और अडानी मुद्दा फ्यूज बम साबित हुआ। बल्कि भारत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा। आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, भोपाल में भी एक ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। अब अगर डेटा पर एक नजर डालें तो पूरी तस्वीर की सच्चाई और भी ज्यादा भयानक नजर आती है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच अल्पसंख्यकों पर लगभग 2010 हमले किए गए। 22 अगस्त से 12 अक्टूबर के बीच 57 और हमले किए गए। इन घटनाओं से लगभग 2000 परिवार और 50,000 लोग प्रभावित हुए। वहीं 70 से 75 पूजा स्थलों पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। यहां तक कि इस बार दुर्गा पूजा में लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालात इतने खराब हो गए कि 1947 में बांग्लादेश की 23% हिंदू आबादी घटकर मात्र 8% रह गई। हजारों जानें चली गई, जमकर धर्मांतरण कराया गया और बहुत से लोगों ने जान बचाने के लिए पलायन किया। ऐसे माहौल में भारत का आम जन यही सोचता है कि सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्यों नहीं हिंदुओं को बचाने के लिए पिद्दी से देश में सैन्य कार्रवाई कर रही। अब बात करते हैं कि क्या भारत की बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई संभव है, या क्या कहती है हमारी विदेश नीति? क्या भारत इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए कोई फैसला नहीं ले पा रहा? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर मोदी सरकार घिरती जा रही है। सवालों के जवाब खोजने से पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इस बयान को देखिए। हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं, खासकर इस शुभ त्योहार के समय के दौरान। यह बयान विदेश मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को दिया था, लेकिन अब तक बांग्लादेश के हालात सुधरे नहीं हैं, जस के तस बने हुए हैं। हाल ही में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णा दास को गिरफ्तार किया गया, जिससे यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अमेरिकी डीप स्टेट ने जो बैठक की थी उसमें मोहम्मद यूनुस सरकार का पहला निशाना बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ऐसे में भारत बांग्लादेश पर इसलिए भी अटैक नहीं कर रहा क्योंकि यह बात साफ दिख रही है
कि मोहम्मद यूनुस सरकार तो अमेरिकी डीप स्टेट की मात्र कठपुतली है, जिसकी डोर अमेरिकी डीप स्टेट के हाथों में है। जी हां, वही डीप स्टेट जो अडानी को बार बार निशाना बनाती है। माना जाता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे भी अमेरिकी डीप स्टेट की लॉबी ही काम कर रही थी। पहले तो उग्रवादी छात्र आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश की सत्ता पलटी जाती है, फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों को धीरे से सत्ता में एंट्री कराई जाती है और पूरी कमान इन्हीं के हाथों में आ जाती है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ हिंसा होती है, उनके घर, दुकानों और पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत में इंटरनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और अब वही घटनाक्रम को थोड़ा और ध्यान से देखें तो अडानी मुद्दे को एक बार फिर गरमाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत कई छोटे बड़े शहरों में कड़ा प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहां तक कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ मामला अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी गूंजा। पूर्व गृह मंत्री और कंजर्वेटिव नेता प्रीति पटेल ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार हिंदुओं को पूरी तरह से सफाया करना चाहती है। इसके अलावा प्रीति पटेल ने कीर स्टारमर सरकार से मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सभी देशों की नजर है। ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश के हालात कब सुधरेंगे। क्या ये हालात जस के तस बने रहेंगे या इस पर कोई कार्रवाई होगी? ऐसी तमाम जानकारी के लिए खबर प्रधान चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जानकारी पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से जानने के लिए जुड़े रहिए खबर प्रधान के साथ।